anthropogenic global warming carbon is increasing faster growth and increasing faster growth and succession. Faster growth and succession. Anthropogenic, that is मानव जनित, मतलब इंसानों के द्वारा जनरेटेड, ह्यूमन जनरेटेड ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कार्बन है वो आपकी ग्रोथ को फास्ट कर रही है, सक्सेशन को फास्ट कर रही है। स्टेटमेंट राइट है, ये राइट है। राइट है ये, अरे राइट है, सच में राइट है। रीजन फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एंथ्रोपोजेनिक, वी ह्यूमन आर जनरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एवरी डे, है ना, चाहे वो आपके व्हीकल्स हैं, चाहे किसी भी टाइप का, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, कमर्शियल पोल्यूशन है, चाहे वो डोमेस्टिक पोल्यूशन है। हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मात्रा बढ़ेगी, इट विल हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस में ये आपको हेल्प करेगा। जब ये फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प कर रहा है तो आपके प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और आपने देखा कि चाहे वो आपका पायनियर कम्युनिटी है, चाहे वो सेरल कम्युनिटी है, चाहे क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ये सारी की सारी कम्युनिटीज की ग्रोथ हो सकती है विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो कहीं ना कहीं हम ग्रोथ में और सक्सेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर एग्जांपल वी हैव ओनली 0.03% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। पृथ्वी के ऊपर 0.03% या 0.003% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा आपको तब है जब आप प्लांट्स को ज्यादा ग्रो करें, है ना। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग करेगी। बट अगर आप प्लांट ज्यादा लगाते हैं तो प्लांट इसको फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। जब ये फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि कार्बन को जो है सीक्वल मैनर में आपके प्लांट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको लंग्स कहा जाता है अर्थ का। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, यहाँ पे ज्यादातर आपको ग्रीन प्लांट्स एवरी डे यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी हाई है, हाई हीट है। दैट इज वाई ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक टाइप से ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये सारे के सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाएं सो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट। ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, ये जो सारे के सारे फॉरेस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं। अदरवाइज अगर ये एब्जॉर्ब ना करें तो वो पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड पूरे आपके एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहेगी। धीरे धीरे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, एनुअल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पृथ्वी जो है अगेन जैसे एवोल्यूशन के टाइम पे पूरा का पूरा आग का गोला थी, जब हमारे पास 21 से लेकर 22% तक कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी। तो जितना ज्यादा इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उतना ज्यादा हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं या फॉरेस्ट हैं आपके पूरे के पूरे पृथ्वी की बायोकैपेसिटी को बढ़ाते हैं और पृथ्वी को एक डेजर्ट्स बना, या सिंपल कह सकते हैं आपकी बायोलॉजिकल डेजर्ट से बचाते हैं, बनने से बचाते हैं। सो इसमें आप लिखिए द ग्रोथ इन प्लांट्स, द ग्रोथ इन प्लांट्स ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रोथ इन प्लांट्स due to more carbon dioxide, due to more carbon dioxide which is captured by the growth in plants
the growth in plants due to more carbon dioxide which is captured by the plants, is known as carbon fertilization, तो सिंपल इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो प्लांट्स में ग्रोथ बढ़ रही है किस कारण, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो प्लांट्स में ग्रोथ या आपके जो पौधे हैं उनका विकास बढ़ता जा रहा है, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैप्चर करते हैं प्लांट्स, इसको एक टाइप से एब्जॉर्ब करते हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कह रहे हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन, क्योंकि कार्बन इसको फर्टिलाइज कर रही है, कार्बन के साथ जो है इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, पौधे जो है ज्यादा से ज्यादा विकास कर पा रहे हैं। सो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन दी सवाना ग्रासलैंड्स, ये सवाना ग्रासलैंड कहां पाए जाते हैं? गुजरात में, बनी ग्रासलैंड्स। इन दी सवाना ग्रासलैंड्स, ब्रैकेट में लिखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ही सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। टेम्परेट भी होते हैं बट वो अलग है। इन दी सवाना ग्रासलैंड्स ecological succession does not occur due to fire and water limits, तो सिंपल सवाना ग्रासलैंड में आपको ज्यादा इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर साल आग लगती है, बुश फायर जिसे आप कहते हैं। बुश फायर क्यों? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है, नियर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसीलिए यहाँ पे आग लगती है। आग लगने के कारण क्या है, यहाँ पे ग्रासेस जो है या फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लंबे समय के लिए यहाँ पे रिटेन नहीं हो सकती। यहाँ पे पानी की भी कमी देखी जाती है, दैट इज वाई यहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिल रहा है पर ग्रासेस देखने को मिल रहे हैं। सीजनल यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। जो घास के मैदानी क्षेत्र जो होता है, मैदानी क्षेत्र में ज्यादातर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन मैदानी क्षेत्रों में या इन घास के मैदानों में आपको ज्यादातर ये फायर और जो वाटर है, दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स जो इसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। सेकंड लिखिए, इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, original dense vegetation do not regrow, दोबारा से विकास, do not regrow once it is cleared, because the soil in this region is
deficient, the soil in this region is deficient due to intense leaching, due to intense leaching, फुल स्टॉप। तो सिंपल कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वेजिटेशन है आपकी, जो एक्चुअल में यहाँ पे स्टार्टिंग से पाई जाती है, ओरिजिनल डेंस पॉपुलेशन जो है आपकी वेजिटेशन की, वो दोबारा रीग्रो नहीं कर सकती, खुद से उसकी रीग्रोथ नहीं हो सकती, पुनः ये विकास नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इसको आपने क्लियर कर दिया तो इस सॉइल में क्या है, डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी के कारण दिस इज टोटली लीच्ड, इसकी लीचिंग हो चुकी है। लीचिंग मींस यहाँ पे बार बार एवरीडे यहाँ पे रेनफॉल होता है। रेनफॉल के साथ साथ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट टू दी सॉइल। इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है कि सनलाइट नीचे पहुंच ही नहीं पाती है। रेन फॉरेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको रेनफॉल पानी के कारण इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे बह जाते हैं, है ना, वो सारे के सारे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से गायब हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एरिएटेड सॉइल नहीं है। एरिएटेड का मतलब है कि यहाँ पे हवा इसमें क्रॉस नहीं कर पाती। ऑल्सो ह्यूमिडिटी तो इसमें बहुत ज्यादा है, बट ह्यूमस में आपको न्यूट्रिएंट्स कम देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो छोटा रह जाएगा प्लांट उसको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, इसलिए यहाँ पे बहुत लंबे लंबे आपको या फिर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल डेंस फॉरेस्ट जो है इसका या वेजिटेशन जो है दोबारा ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे सॉइल इस एरिया में जो डेफिशिएंट है कुछ एक न्यूट्रिएंट से, क्योंकि ज्यादातर ये लीचिंग हो चुकी है। नेक्स्ट लिखिए टुंड्रा। इन द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा कहां पे पाया जाता है? आर्कटिक सर्कल के नियर बाय 66 डिग्री से अबव जितना भी एरिया है दैट इज टुंड्रा रीजन। टेम्परेट के बाद इज टुंड्रा। टुंड्रा रीजन, टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा रीजन। In the tundra region, natural vegetation consists of moss, lichens and rhododendrons। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको मॉस देखने को मिलेगा, लाइकेंस एंड रोडोडेंड्रॉन्स, तो यही यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं। सो इन दी टुंड्रा रीजन नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मॉस, लाइकेंस एंड रोडोडेंड्रॉन because in such tough conditions only pioneer communities can survive, because in such tough conditions only pioneer communities can survive। सो इसमें ज्यादातर आपकी पाइनियर कम्युनिटीज ही ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगी, बिकॉज देयर इज मॉस, लाइकन एंड रोडोडेंड्रॉन्स जो कि इन हार्श कंडीशंस में भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, इन द हिमालयाज एज द क्लाइमेट चेंजेस, हिमालयस की यहाँ पे बात करेंगे। इन द हिमालयाज एज द क्लाइमेट changes, there is succession of vegetation from tropical to tundra region, so Himalayas में अगर आप देखेंगे there is climatic changes। तो यहाँ पे हिमालय में बहुत सारे climatic changes हैं। फॉर एग्जाम्पल if you are in the शिवालिक रेंज,
तो वहां पे आपको कुछ एक डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलेंगे। मिडिल हिमालयस में अगेन चेंज होंगे, ग्रेट हिमालयस में अगेन चेंज होंगे, एंड ट्रांस हिमालयस तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल आपको मॉस लाइकन्स ये सब देखने को मिलेगा। शिवालिक में आपको जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रीज या एनिमल्स पाए जाते हैं वो देखने को मिलेंगे। मिडिल हिमालयस में फिर चेंज होगा, ग्रेट हिमालयस में फिर चेंज होगा, और ट्रांस में आपको टोटली या तो आपको हिमालयन ब्राउन बेयर देखने को मिलेगा या स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। हिमालयन आइबेक्स या जिसे हम हिमालयन बकरी कहते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको बहुत सारी लेस चीजें देखने को मिलेंगी। सो हिमालयस में ट्रॉपिकल से टुंड्रा तक के आपको सारे के सारे वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, वाइल इन वेस्टर्न घाट्स, इसको हम कहते हैं ना कि दिस इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें लिखिए वाइल इन वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, वाइल इन दी वेस्टर्न घाट्स, while in the western ghats there is succession from tropical to temperate, there is succession from tropical to temperate. ट्रॉपिकल इज उष्ण कटिबंधीय और टेम्परेट इज समशीतोष्ण। सो ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, फुल स्टॉप। ह्यूमन बींग्स affected secondary succession, human beings affected secondary succession, human beings affected the secondary succession, secondary succession by various activities such as so human beings ने सेकेंडरी जो आपकी सक्सेशन है उसको बहुत तरीकों से, बहुत ही कारकों से प्रभावित किया है। जैसे कि देखिए, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में बढ़ावा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का लॉस, कमी, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, comma introduction of invasive alien species, invasive alien species, introduction of invasive alien species। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं उसकी वजह से आपके जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, दैट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ज्यादातर प्रभावित हो रहा है। सो सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के बिना जो बातें लिखी हैं वो प्रूव नहीं हो पाएंगी। सो एग्जाम्पल लिखिए, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन of invasive alien species such as pine tree invasive है, wattle tree, wattle and eucalyptus, due to the introduction of invasive alien species such as pine, wattle, eucalyptus in the Shola forest of Western Ghat, in the Shola
शोला नेशनल पार्क भी है ये, पर शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. There is increase in the forest fire events. There is increase in the forest fire events. There is increase in the forest fire events. ये कह रहे हैं कि इस फॉरेस्ट फायर के जो ज्यादातर इवेंट हैं ये इसीलिए देखे जा रहे हैं शोला नेशनल पार्क में या शोला फॉरेस्ट में, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है, पश्चिमी घाट में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि पाइन है, वॉटेल है एंड यूकलिप्टस है. ये जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं. सो इससे ये पता लगता है कि हमने सेकेंडरी वेजिटेशन में या सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है और ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डाला है इंसानों ने. नेक्स्ट लिखिए टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड, इसमें डिफरेंट टाइप की हम पिरामिड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इंक्रीजिंग, फिर इन्वर्टेड और कुछ एक स्पिंडल शेप में. ये डिपेंड करता है कि हमारे पास पिरामिड्स कौन कौन से हैं. अभी पिरामिड्स जो हैं ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं. ट्रॉफिक लेवल मतलब एनर्जी लेवल, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, है ना. या फिर कई जगह पे ये मिसमैच भी करता है, कई जगह पे ये कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है. सो आप लिखिए पिरामिड, सॉरी, इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑफ 3 टाइप्स. इकोलॉजिकल पिरामिड, ओके, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ इज ऑफ 3 टाइप्स. पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी. इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑफ 3 टाइप्स: numbers, biomass and energy. So ecological pyramid is of 3 types: pyramid of energy, pyramid of number and pyramid of biomass. तो ये 3 प्रकार का है. और इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल. तो हेडिंग डालिए ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल के बाद आएगा फूड चेन, फूड वेब, फिर हम करेंगे इसको पिरामिड्स को, डिपेंडिंग अपॉन कौन से ट्रॉफिक लेवल में कौन सा नंबर, बायोमास, एनर्जी आना चाहिए. सो पिरामिड इज पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी. अब लिखिए ट्रॉफिक लेवल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इशू? संदीप कौर, सीमा, विशाल. नेक्स्ट लिखिए ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके फूड चेन में कहां पे होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. एंड डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी नीड्स, कंजम्पशंस एंड वेस्ट मटेरियल. कि कोई आपका अगर एनिमल है, प्लांट है, वो अपनी कंजम्पशन कितना करता है फूड की, दूसरा वो एनर्जी कितनी यूज कर रहा है, एंड ऑल्सो ये वेस्ट कितना जनरेट कर रहा है, तो उसी के हिसाब से हम इसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन में कैसे अवेलेबल है. तो अब लिखिए ट्रॉफिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ट्रॉफिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Position of an organism in a food chain. Position of an organism in a food chain. In a food chain, and it is shown with the help of trophic level is the position of an organism in a food chain. In a food chain, and it is shown with the help of SHOWN. Shown with the help of
ट्रॉफिक लेवल्स तो किसी ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में पोजीशन कौन सा है, कौन से नंबर पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, और इसको हम ट्रॉफिक लेवल की हेल्प से ही यहां पे शो करते हैं आपके फूड चेन में। इसके बाद लिखिए फुल स्टॉप के बाद, दस ट्रॉफिक लेवल आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। ट्रॉफिक लेवल आर दी representation of energy. Trophic level are the representation of energy. Flow in a energy flow in an ecosystem. Thus trophic level are the representation of energy flow in an ecosystem. Full stop. अब लिखिए फूड चेन क्या है? फूड चेन में लिखिए, इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर to the top level consumers. Food chain refers to transfer of energy from producer to the top level consumers. There are two types of food chain. फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन। सेकंड डेट्रीवोर्स फूड चेन। There are two types of food chain, grazing and detrivorous food chain. एक लाइन लिखिए थोड़ा अलग करके। ग्रेजिंग में आप लिख लीजिए ग्रासलैंड या टेरेस्ट्रियल, ब्रैकेट में लिखिए ग्रासलैंड / टेरेस्ट्रियल। इसमें एक और भी आएगा एक्वेटिक फूड चेन, ये भी आपके ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट है। एक्वेटिक फूड चेन, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है कहीं पे भी। सो ग्रासलैंड या टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन जो है वो आपका ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट है। अब लिखिए मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स आर पॉसिबल। मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स, मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स possible. 4 to 5 trophic levels are possible in a food chain. While 6 to 7 trophic levels, 6 to 7 trophic levels are possible. 6 to 7 trophic levels are possible in aquatic food chain. तो एक्वेटिक फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 6 to 7 जा सकते हैं, बट ग्रासलैंड या जो आपका नॉर्मल टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसमें आपके ट्रॉफिक लेवल ओनली 4 to 5 जाएंगे। This is because the ecological efficiency is greater. Ecological efficiency is greater in the aquatic food chain.
दिस इज बिकॉज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज ग्रेटर, ecological efficiency is greater in the aquatic food chain। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा आपकी एक्वेटिक इकोसिस्टम में है या फूड चेन में है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर आपको 6 to 7 ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलते हैं। आपको बनाने पड़ेंगे पिरामिड्स, एक तो 4 to 5 का, एक बनाना पड़ेगा 6 to 7 का। सबसे नीचे क्या होगा? ग्रासेस। ग्रास को कौन खाएगा? मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ग्रास ओपर्स। ग्रास ओवर को कौन खाएगा? कौन सा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा जाएगा? स्नेक। स्नेक के ऊपर क्या है? ईगल। तो ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5। इसके नीचे लिखेंगे टेरेस्ट्रियल, या ब्रैकेट में ग्रासलैंड, उसका ये ट्रॉफिक लेवल, राइट। तो ये 4 to 5 का हो गया ये। इसको ग्रेजिंग फूड चेन लिख लीजिए, चाहे टेरेस्ट्रियल लिख लीजिए, चाहे ग्रासलैंड लिख लीजिए, समवट सेम ही बातें हैं। दूसरा आपके पास है एक्वेटिक फूड चेन, थोड़ा बिग साइज में। सबसे पहले आएगा आपके पास फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे प्लांट जो कि पानी के नीचे पाए जाते हैं, समुद्र के पानी के नीचे। फाइटोप्लैंक्टन्स के जगह पे डाई एटम्स भी लिखा होता है, इसको स्लैश लगा के लिखिए, DIATOMS, डाई एटम्स। डाई एटम्स, फाइटोप्लैंक्टन्स और डाई एटम्स। इसके ऊपर होंगे ज़ूप्लैंक्टन्स। थोड़े से नाम इसमें डिफिकल्ट है। एक टाइप से ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, ज़ूप्लैंक्टन्स। इस ज़ूप्लैंक्टन्स का मतलब क्या है? जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर जी रहे हैं। नेक्स्ट क्रस्टेशियंस हैं। क्रस्टेशियंस, CRUSTACEANS, क्रस्टेशियंस। इसका एग्जाम्पल है श्रिम्प। श्रिम्प इसका एग्जाम्पल है, मैंने साथ में लिख दिया SHRIMP, श्रिम्प। या फिर एक और है क्रिल, KRIL। तो एग्जाम्पल है क्रस्टेशियंस का, स्मॉल फिशेस। दीज आर दी स्मॉल फिशेस। स्मॉल भी नहीं कह सकते, दीज आर दी टाइनी फिशेस, टाइनी फिशेस। उसके ऊपर आएगा हेरिंग। हेरिंग, HERRING, हेरिंग। ये स्मॉल फिशेस की कैटेगरी है। टाइनी, देन स्मॉल। अब आएगी मीडियम, दैट इज मैकरेल। मैकरेल, MACKEREL, दिस इज स्मॉल। सो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको टाइनी फिश, दिस इज स्मॉल, दिस इज मीडियम। स्मॉल मीडियम इज फिशेस के लिए लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे स्मॉल है, मीडियम है, यहाँ पे टाइनी है। टाइनी जो है श्रिम्प है, क्रिल है, हेरिंग जो है स्मॉल फिश है, मैकरेल जो है वो मीडियम साइज की फिश है। उसके बाद लार्ज फिश, लार्ज फिश यू कैन से, एक टाइप से आपका शार्क, डॉल्फिन भी लिख सकते हैं यहाँ पे।
दीज आर लार्ज फिशेस। लार्ज के बाद आएगा सबसे बिग, दैट इज बिगेस्ट साइज की, ये व्हेल वगैरह हो सकती है, बिगेस्ट फिश। सो यहाँ पे आपके पास जो है ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए हमने लिखा कि एक्वेटिक जो आपका सिस्टम है यहाँ पे, एक्वेटिक फूड चेन, यहाँ पे आपके ट्रॉफिक लेवल 6 to 7 जाते हैं। सो ये दोनों डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जहां पे आपने ट्रॉफिक लेवल्स लिखा है, फूड चेन लिखा है। तो आपने ग्रेजिंग लिख लिया है, और दूसरा आपके पास था एक्वेटिक। डेट्रीवोर्स रहता है, डेट्रीवोर लिखेंगे अभी, डेट्रीवोर्स। हो गया, बना लिया। नेक्स्ट लिखिए, द फूड चेन which starts from dead and decomposed organic material, the food chain which starts from dead and decomposed, the food chain which starts from dead and decomposed organic matter, the food chains which start from dead and decomposed organic matter is known as detritus, is known as detritus food chain, detritus food chain या फिर detrivore food chain। आगे लिखिए, maximum amount of energy in an ecosystem, the maximum amount of energy, कौन सा रिपीट करना है विशाल, एक बार प्लीज बता दीजिए आप। वेट कर रहा हूं विशाल, क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हैं आप, एक्चुअल में बताइए। अब लिखिए, क्या लिख रहे थे आप? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, in an ecosystem flows through detritus food chain, detritus food chain, full stop। Detritus food chain is important because detritus food chain is important because it increases the fertility of the soil। Detritus food chain is important because it increases the fertility of the soil, by the process of humification, because it increases the fertility of the soil by the process of humification। Humus food chain starts from, कहां से कह रहे हैं ये, food chain which start from dead and decomposed organic matter, food chain which starts from dead and decomposed organic matter
या मटेरियल is known as detritus food chain, and maximum amount of energy flows from detritus food chain, and it is important because it helps in the increase of fertility of soil by the process of humidification. Next है food web. Next is food web. नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी, फूड चेन, फूड वेब, ये सारे इकट्ठे चलेंगे ट्रॉफिक लेवल से। फूड वेब सिंपल, जब आपकी बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाएंगे तो उसे आप फूड वेब कहेंगे। एक टाइप से नेटवर्क है पूरी की पूरी फूड चेन्स का। इसमें लिखिए, इट इज सिंपल, लिखिए मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ मल्टीपल नंबर में इंटरलिंक करेगी, दैट इज मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स which provides more than multiple interlinked food chains, which provides more than one alternative for the food, which provides more than one alternative for the food, is known as food web. Multiple interlinked food chains which provides more than one alternative for the food, is known as food web. आवाज नहीं यार, एक मिनट पे आ जाना, वो बंद नहीं हो गया। आ रही है आवाज? सबको आ रही है? अशरम्पल, आप प्लीज एक बार चेक करिए। हाँ तो भैया आवाज रिफ्रेश कर लिया करो एक बार, उसके बाद आप बताइए आवाज आ रही है नहीं आ रही है ना। So multiple interlinked food chains which provides an alternative to the food is known as food web. अब आपका टॉपिक आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जहां पे हम पिरामिड्स की बात कर रहे थे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो नेक्स्ट है आपका, हाँ वो इंटरनेट का कोई इशू हो सकता है, आप एक बार रिफ्रेश करो, इंटरनेट ऑन करके ऑफ करो, फिर शायद चल पड़े, बट आवाज बाकी सबको क्लियर आ रही है। अब लिखिए पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर, तो सिंपल हमने जो पिरामिड बनाए जिसमें हमने जगह एक्वेटिक को लिखा, टेरेस्ट्रियल को लिखा, तो कई जगह पे ये अपराइट होता है, कई जगह पे इन्वर्टेड होता है, मतलब कई जगह पे ऊपर होता है इस डायरेक्शन में, कई जगह पे ये इन्वर्टेड होता है। सो इसके बारे में पिरामिड ऑफ नंबर में लिखिए, ये नंबर्स के बारे में बताता है कि एक पिरामिड में डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो किस तरह ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से या एनर्जी लेवल के हिसाब से आपने उनको प्लेस करके रखा है, उनकी पोजीशनिंग करके रखी है। सो उसमें लिखिए आप पिरामिड ऑफ नंबर में लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, number of individuals of different species. Food web the definition, एक मिनट सुखजिंदर। Food web, multiple interlinked food chains which provides
more than one alternative which provides more than one alternative which provides more than one alternative for the food, which provides more than one alternative for the food is known as food web. अब लिखिए pyramid of numbers. It is the number of individuals of different species at an each and every trophic level. At an each and every trophic level. It is the number of individuals of different species, या फिर number of individuals of different species at an each and every trophic level. Full stop. The pyramid of numbers may upright. Pyramid of number may upright and inverted. सिंपल, इसको दोबारा समझिए. पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, मतलब हर एक जो आपकी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं उनका जो नंबर है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन आपको एनर्जी नीड कितनी चाहिए, उस एनर्जी नीड के हिसाब से जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज है उनको कैसे आपने अरेंज करना है. फॉर एग्जांपल, कैटल को आप 4th नंबर पे रखेंगे या 5th नंबर पे रखेंगे, ये डिपेंड करता है कि कैटल को एनर्जी कितनी चाहिए. सो मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी नीड्स या ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से आपका ग्रास है, ग्रास होपर है, फ्रॉग है, स्नेक है एंड देन ईगल है. तो ये सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया था. ऑल्सो फाइटोप्लैंक्टन्स में आपने देखा फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, देन ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, उसके बाद आपके पास क्रस्टेशियंस है, तो उसके बाद आपके पास मैकरल, हैरिंग है, मैकरल के बाद फिर आपके पास क्या नाम था, लार्ज एंड देन बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट आपके फिश है. दैट इज डिपेंडिंग अपॉन आपका ट्रॉफिक लेवल कितना है. तो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं अगर स्पीसीज का, तो वो उसकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से लिखते हैं. आपने आगे लिखा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये अपराइट, स्ट्रेट भी हो सकता है, अपर मतलब लोअर टू हाई एंड हाई टू लोअर भी हो सकता है, राइट. अब आगे लिखिए आप, द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको अंडरलाइन करिए. द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज, इसमें सिंपल लिखा रहना कि ऑलवेज, हमेशा ये अपराइट रहेगा इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. or it may be upright or inverted, in the terrestrial ecosystem. So pyramid of number always upright, कहां पे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों इन दी टेरेस्ट्रियल. यही इसमें मेन डिफरेंस है, राइट. सो ये ऑलवेज अपराइट रहेगा मतलब इस तरह रहेगा हमेशा, और ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है टेरेस्ट्रियल में. फुल स्टॉप. इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये ना कुछ एक एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने पूछा है कि पिरामिड ऑफ नंबर विल बी अपराइट इन, फिर उसमें ऑप्शन दे रखा है, या फिर अपराइट इन इन्वर्टेड इन, तो ये भी आपको ऑप्शन दे रखा है डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्टेटमेंट कैसी दे रखी है. अब आगे ग्रासलैंड का लिखिए आप. इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम pyramid of number is always upright.
तो ग्रासलैंड में भी इट इज ऑलवेज अपराइट, मतलब ऊपर की तरफ को ही रहेगा, अपराइट, ऐसे ही रहेगा ट्राइंगल। In the grassland ecosystem, the pyramid of number is always upright, but it is inverted in the case of tree ecosystem. जहां पे trees है वहां पे ये inverted रहेगा, but it is inverted in the case of tree ecosystem. Tree मतलब forest, but it is always लिख रहे थे आप, सिंपल लिखे, it is inverted in the case of tree ecosystem. अपराइट भी हो सकता है, ज्यादातर ये इन्वर्टेड रहेगा क्योंकि हाई टू लो चलेगा ना। ग्रासलैंड में क्या है, नॉर्मल ग्रासेस से लेके बड़ी ग्रासेस तक। ट्री इकोसिस्टम में ये केस इन्वर्टेड रहेगा, अपराइट नहीं होगा, इन्वर्टेड। इट इज इन्वर्टेड इन द ट्री इकोसिस्टम। ऑलवेज तो नहीं, मैक्सिमम चांसेस है कि ये रहेगा, बट अपराइट नहीं होगा, इन्वर्टर रहेगा हमेशा। सो ये हो गया आपका डिपेंडिंग अपॉन आपकी इंडिविजुअल स्पीसीज की नंबर के हिसाब से आपने इनको कैसे प्लेस करना है। सो आपको इसमें डायग्राम बनाने हैं दो, एक है आपके पास इन्वर्टेड ट्री वाला बनाएंगे एक, और दूसरा बनाएंगे स्पिंडल शेप, मतलब एक अपराइट है एक इन्वर्टेड। तो यहां पे रखेंगे हम हाइपर पैरासाइट्स एंड ट्री। हाइपर पैरासाइट्स, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे एनिमल्स या ऐसी स्पीसीज जो कि डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लीचीज, हाँ, हाइपर पैरासाइट एंड देन लास्ट में ट्री। देखिए हो गया। दूसरा है आपके पास हर्बीवोर, यहां पे क्या है? ट्री, और ऊपर आएगा कार्निवोर्स, यहां पे आएगा कार्निवोर्स। इसके नीचे लिखिए स्पेशल स्पिंडल शेप्ड, इट इज नॉट पिरामिड, इट इज स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल की फॉर्म में है। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो किस स्पीसीज को किस तरह से आपने आगे प्लेस करना है, दैट इज आपका पिरामिड ऑफ नंबर। अब बायोमास का मतलब क्या है कि कोई एनिमल या कोई स्पीसीज कितना वेट अपने साथ लेके चल रहा है, कितना वॉल्यूम वो कंटेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस आर ऑल्सो बायोमास, है ना, टिल द टाइम लिविंग। जब तक जिंदा है तब तक बायोमास नहीं है, उसके बाद बायोमास होंगे। अभी भी हैं, बिकॉज वी आर, देखिए क्या कह रहे हैं ये, that stay over another animal and complete its life process. Very good. And it also take fruit from that animal and harm another animal. Harm तो क्या करते हैं एनिमल, harm हो ही रहा है, खून चूस जाते हैं ये, है ना, जैसे आपने बताया लीचीज। नेक्स्ट है आपके पास पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के आधार पे हमने पिरामिड्स में इनको अरेंज करना है। पिरामिड ऑफ बायोमास, तो पहले बायोमास लिखें। बायोमास क्या होता है? बायोमास मीन्स weight of an organism in an given area. Biomass means weight of an organism in an given area. In an
given area and also its volume तो किसी ऑर्गेनिज्म का किसी दिए गए या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसका भार, वेट और उसका वॉल्यूम, मतलब उसका मास कितना है और उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसको आप कहेंगे दैट इज बायोमास। फुल स्टॉप के बाद लिखिए टू कैलकुलेट द पिरामिड ऑफ बायोमास, टू कैलकुलेट द pyramid of biomass we consider only dry weight. To calculate the biomass या pyramid of biomass we consider only dry weight, मतलब it is एक टाइप से dead dry waste only, sorry dry weight। अब अगेन dry weight, अब अगेन आपने पैराग्राफ चेंज करना है, फिर ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनको हमेशा याद रखिए कि कब अपराइट होता है कब इन्वर्टेड होता है, क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं ज्यादातर। बाकी जो कहानियां लिख रहे हैं इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एमसीक्यू में आपसे यही पूछा जाएगा। आप लिखिए पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट in the terrestrial ecosystem pyramid of biomass, pyramid of biomass is always upright, is always upright, so terrestrial ecosystem में always upright। next, but in the aquatic ecosystem, as the producers are, but in the aquatic ecosystem the producers are microscopically small, producers are microscopically smaller in size, microscopically smaller in size। ब्रैकेट में लिखिए फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर कॉमा लगाइए, दे डू नॉट हैव वेट, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो बहुत ही छोटे आकार के हैं, एंड दे डू नॉट हैव सच लार्ज वेट कि उसको कैलकुलेट किया जा सके। अब क्या कैलकुलेट करेंगे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स का। फुल स्टॉप। हेंस द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, pyramid of biomass is inverted in the aquatic ecosystem, yes, एग्रीकल्चर में पैरासाइट जो है दूसरे क्रॉप्स को भी हार्म करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, नंबर्स में हमने कहा कि टेरेस्ट्रियल जो है अपराइट रहेगा, अब दोबारा कजल हो जाएंगे। एक्वेटिक जो है उसमें ये अपराइट रहेगा, दूसरे में इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है टेरेस्ट्रियल में, जहां पे हमने नंबर की बात की। बट हमने पिरामिड में कही कि पिरामिड में जो आपका टेरेस्ट्रियल है या लैंड इकोसिस्टम जो है वो हमेशा अपराइट रहेगा, ये डाउनवर्ड रहेगा। सो इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, वही
पिरामिड बना रहे हैं तो पिरामिड ही बनेगा इसमें। इसको ऊपर करते हैं और एक साइड पे बनाइए टेरेस्ट्रियल। एक इन्वर्टेड, एक अपराइट। तो इसमें क्या आएगा? प्रोड्यूसर, प्राइमरी, कंज्यूमर। ओके, इसमें लिखिए प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी को मैं सिंपल लिख रहा हूं 1 डिग्री, तो छोड़ो यार, लिख देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, सबसे टॉप पे टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो आपके पास प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी, देन टर्शरी, नॉट कंप्यूटर बट कंज्यूमर्स। और इसमें आप लिखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास इन पिरामिड ऑफ बायोमास, डैश लगा के लिखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है लिटरल, दैट इज लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरी जगह पे हम बनाएंगे उल्टा करके, तो इसको यहां पे लिखते हैं शार्क, सबसे टॉप पे। उसके बाद आपके पास आएगा मीडियम फिश, मीडियम के बाद क्या आएगा? स्मॉल फिश, स्मॉल फिश के बाद आएगा क्रटेशियंस, मतलब टाइनी फिश, और लास्ट है ज़ूप्लैंक्टन्स। अब यहां पे 1 kg पर स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर करेगा। इट विल 2 kg पर स्क्वायर किलोमीटर, उसके ऊपर 4 kg पर स्क्वायर किलोमीटर, ये जस्ट आइडिया के लिए। उसके बाद 8 kg पर स्क्वायर किलोमीटर एंड ऊपर 16 kg पर स्क्वायर किलोमीटर। 16 वाला दोबारा लिख लेते हैं, 16 kg पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस हिसाब से अपना एरिया और वेट लेके चल रहे हैं। तो इसमें हमने इसका एरिया भी देख लिया और वेट भी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। सो इट इज फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और साथ में लिख लीजिएंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको इधर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिख रहा है? अच्छा, हेंस तो आगे लिखना है। हेंस पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, pyramid of biomass is inverted in the aquatic ecosystem. Pyramid of biomass is inverted in the aquatic ecosystem. लास्ट है आपके पास पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहां पे एनर्जी के हिसाब से आप जो है पूरे के पूरे आपके इकोसिस्टम में जितने भी स्पीसीज हैं या फिर जो भी पोजीशन में है आपके फूड चेन में, उनको यहाँ पे अरेंज किया जाएगा कि आप एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल में। और
एक लिंडमैन्स हैं, उन्होंने कहा है कि 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है लोअर लेवल टू हायर लेवल तक, और इसीलिए मैक्सिमम जो है 4 to 5 आपके ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल हैं टेरेस्ट्रियल में। एंड हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो है एनर्जी कहाँ पे बर्बाद होती है, जब आप रेस्पिरेट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में, या फिर मेटाबॉलिज्म में, है ना, उसको डाइजेस्ट करने में, या फिर लोकोमोशन में, जहां पे आपकी एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जांपल एवरी डे आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी एक्टिविटीज में भी वो है लॉस हो रही है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड रहता है फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, मतलब यहाँ पे कोई इन्वर्टर नहीं है या अपराइट नहीं है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज ये ऊपर की तरफ को रहेगा। अब लिखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी। टाइम कितना हो गया? टेस्ट लेना है, टेस्ट इकोटोन, इकोलॉजिकल हैबिटेट और इकोलॉजिकल निशे के ऊपर एवरीडे टेस्ट होगा। नहीं, एवरीडे नहीं, टेस्ट में एवरीडे यहाँ पे सबमिट करूंगा, बट आपको अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है। बट मैं चाहता हूँ एवरीडे ही दे। क्यों एवरीडे कह रहा हूँ? बिकॉज सिलेबस आपका पाइल अप होता जाएगा और एग्जाम आपके बहुत नजदीक आ रहा है। न्यू ईयर की आपको बहुत ज्यादा खुशी थी कि न्यू ईयर इज कमिंग, न्यू ईयर खत्म, आपको बहुत ज्यादा खुशी थी लोहड़ी आने वाली है, लोहड़ी इज खत्म, ऐसे करते करते होली भी आ जाएगी, होली के बाद बैसाखी आ जाएगी और बैसाखी के बाद एग्जाम भी आ जाएगा, है ना। एंड ऑफ द मंथ में आपका एग्जाम होना है अप्रैल में या फिर मई 15 के बीच बीच में, मतलब 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो उसके बाद कोई फेस्टिवल नहीं आता है, आपको पता है, अप्रैल के बाद कोई फेस्टिवल नहीं आता है, फिर आप शौक में जा सकते हैं। सो वो दिन ना आए, है ना। ये लोहड़ी, दिवाली, होली है अगले साल भी आनी है, उससे अगले साल भी आनी है, बट इसको ज्यादा अच्छे से आप तब सेलिब्रेट कर पाएंगे ढोल बजा के जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना। सो आप छुट्टी मत लीजिए, आप एवरीडे टेस्ट दो, जो आपने पढ़ा है उसको एवरीडे रिवाइज करते जाओ, नहीं तो पाइल अप होता जाएगा, और जितना पाइल अप होगा उतना स्ट्रेस पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट लिखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले 5 साल तक सरकार फिर भूल जाएगी, आपको पता है कि कोई यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है कोई, 3 साल तक नहीं आई थी वैकेंसी, चौथे साल आ रही है। इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले की वैकेंसी है, इसके बाद 100% चांसेस है कि नहीं आएगी वैकेंसी, और 322 अगर भर रहे हैं फिर तो वैसे ही नहीं आएगी। अगर 60-70 होती तो फिर दोबारा निकाल देते, उसके अलावा आ सकती है, बट आपको ये मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको निकाल दो। क्योंकि अगर आप देखें तो 700-800 वैकेंसीज, लाइक 2021 में 685 वैकेंसीज आई थी यूपीएससी में, पूरे लगभग पूरे के पूरे इंडिया के लिए 685 वैकेंसी निकलती है, आपको 322 मिल रहे, 50%, और एक ही स्टेट की इसमें लड़ाई है। जैसे हमारे जैसे जिनके पास पंजाबी का सर्टिफिकेट है, हम नहीं भर सकते, तो आधे तो आपके स्क्रीन आउट हो चुके हैं पहले ही, इसलिए ये मौका ना गवाएं। अभी थोड़ा सा नींद, भूख, प्यास, घर की याद, ये भूल जाइए थोड़े समय के लिए, फिर ज्यादा बेटर रहेगा जब आप जॉब ले लेंगे। सो ट्राई करिए कि अभी कंटिन्यू हो जाओ इसमें। टेस्ट के नाम पे डरिए मत, टेस्ट तो आपको खुद बोलना चाहिए कि और ज्यादा टेस्ट दो, है ना, ताकि आप ज्यादा एमसीक्यू कर पाए, क्योंकि एग्जाम में ये पूरा का पूरा आपको लिखना होगा मेंस में, बट ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू की फॉर्म में, सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग 10-10 हजार एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बिफोर अपीयरिंग इन एग्जाम, है ना, तो आप अगर 10-10 करके भी करेंगे तो शायद आप भी 1000 कर लें, है ना, क्योंकि जितने लेक्चर होंगे उस हिसाब से लगा लो, अगर 30 लेक्चर हैं तो 300 एमसीक्यू हुए, तब भी कोई बड़ा आपने तीर नहीं मार लिया, तब भी आप 300 एमसीक्यू कर रहे हैं, बट वो 300 इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट के 300 कर रहे हैं, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 300 साइंस एंड टेक के हो गए, 300 इसके हो गए, 600 तो वैसे ही हो गए। फिर आपका जब प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि जहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट के इकट्ठा टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको अगर 10 फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तब भी आपके बन जाएंगे क्वेश्चंस, अगर 20-20 भी आते हैं तो 200 क्वेश्चन वहां बन जाएगा, मतलब लगभग आप 1000 कर जाएंगे। तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व करना होता है, तब जाके वहां पे आप गलती नहीं करेंगे। ऐसे आपको आता होगा पर आप गलती करने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उस दिन सारी दुनिया जहान की टेंशन होती है आपको, है ना, और उस टाइम पे मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है। सो लिखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी,
It is the most important pyramid because it is the most important pyramid because most important pyramid because it represents the amount of energy, it represents the amount of energy at every trophic level, अब मेरे पास एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है अलग इंस्टीट्यूट में, बट उसको मैंने पूछा कि वाई यू आर नॉट कमिंग टू क्लास, बट उनका क्या उसमें रीजन है कि बाकी भी नहीं आ रहे। अरे बाकी नहीं आ रहे, तू अकेला ही आ जा, तू टेस्ट क्लियर कर जा, बाकियों को बाद में पछताने देना। बट ये भेड़ चाल है कि उसने नहीं लगाया तो मैंने भी क्लास में लगानी है ना, तो क्लास लगानी है। एंड उसका आगे से कमेंट किया था कि क्लास में टाइम वेस्ट होता है। फिर मैंने उसको पूछा कि अर्ली मॉर्निंग से लेके आप लाइब्रेरी में जब बैठ रहे हो तो उसका मेरे को हिसाब देना है कि आपने लिखा क्या, पढ़ा क्या, कितना आंसर राइटिंग की, कुछ आउटपुट नहीं है। और जितने टॉपिक अगर क्लास में हो जाते हैं उतने टॉपिक आप खुद नहीं पढ़ पाते हैं। ये आदत है उनकी, वो कह रहे सिलेबस पूरा है, सब कुछ आता है, 2 क्वेश्चन लिखने को दे दो सब कुछ भूल जाओगे आप। आपके पास आप काट काट के पेज नहीं भर पाएंगे आप। 300 शब्द लिखना टेंशन हो जाती है, पर उसमें हर कुछ भी नहीं लिखना है ना, उसमें प्रॉपर कंटेंट लिखना है। तो वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। सो it is important pyramid because the amount of energy at it represents the amount of energy at each trophic level, full stop. As per Lindman's only 10% of the energy is transferred. Only 10% of the energy is transferred. Only 10% of the energy is transferred. 10% of the energy is transferred from lower to higher trophic level, lower to higher trophic levels, full stop. And therefore maximum 4 to 5 trophic levels are possible. And therefore only 4 to 5 trophic levels are possible. Full stop. Paragraph change, फिर लिखिए at each trophic level energy is lost in respiration. Energy is lost in respiration, comma, metabolism and in locomotion. So at each trophic level energy is lost in respiration, metabolism and locomotion, full stop. Therefore pyramid of energy is always unidirectional.
pyramid of energy is always unidirectional or upright, यूनिडायरेक्शनल और मतलब एक ही डायरेक्शन में रहती है, और अपराइट डायग्राम बनाएंगे, ग्रास, कैटल, ये सब डायग्राम। सबसे नीचे ग्रास, अब ग्रास ऊपर नहीं होगा, इसको चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में। अब नेक्स्ट लिखिए कैटल, वोल्फ, कैटल स्लैश डियर कर लीजिए, क्योंकि कैटल तो ज्यादातर आपने पालतू बना दिए हैं, तो जंगल में कहाँ मिलेंगे, हिरन ही हैं जो बचे हुए हैं। डियर को कौन खाएगा, वोल्फ खाएगा। वोल्फ के ऊपर लेपर्ड, इसको मैं टाइगर तक लेके जा रहा हूं, 4 से 5 करने हैं हमने। सो यहाँ पे अगर ग्रासेस में देयर इज 100% एनर्जी, तो कैटल या डियर को मिलेगी 10%, वुल्फ को मिलेगी 1%। वुल्फ को मिलेगा एनर्जी 1%, यहाँ पे 0.1 एंड दिस इज 0.01%। अब सी सेट आप लगाते हैं, आपको पता है 10% कैसे कम हो रहा है ना, डिवाइड करते जा रहे हैं आगे। सो दिस इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऐसे होता है। अब जो आपके ग्रासेस हैं, दे नीड सूर्य देव की एनर्जी, सूर्य देव की सिर्फ 2% एनर्जी ही यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस में। पूछा है ये एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बी रेडी फॉर दी सरप्राइजेस, एग्जाम में आएंगे आपको सरप्राइज कि ऐसा कैसा क्वेश्चन है ये कि फोटोसिंथेसिस में कितनी % सनलाइट यूज होती है, ओनली 2%। और इस फोटोसिंथेसिस की एनर्जी को कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लिख लो इसको, ये जो 2% इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, P कैपिटल A कैपिटल R मीन्स इसको ऐसे लिखेंगे P डॉट A डॉट R। तो PAR कितना यूज होता है, 2% ओनली इन दी फोटोसिंथेसिस। मतलब एक्टिव जो है हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2%। आगे लिखिए, एज दी बायो एक्यूमुलेशन कर कराएंगे, लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। एज द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज लो, as the ecological efficiency is low in the higher level, ecological efficiency is low in the higher level, therefore organisms higher in the food chain are, as the ecological efficiency is low in the, किसमें लिखा था हमने, in the higher level, therefore organisms higher in the food chain are lesser in number. Organisms higher in the food chain are lesser in number, and they requires more food, full stop. As they require more food, therefore the organisms in the higher food chain
there is greater chance of biomagnification. There is greater chance of biomagnification and bioaccumulation. Bioaccumulation and biomagnification. There is greater chance of bioaccumulation and biomagnification. सिंपल ये कह रहे हैं कि जो एफिशिएंसी होती है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में कम है। देखिए यहाँ पे इसको 0.01% ही एनर्जी मिल पा रही है। दूसरा, अगर आपको इसको अपने टाइगर को अगर अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, देन इट नीड मोर फूड। अब ये जितना ज्यादा फूड खाएगा तो इसमें क्या होगा, जितनी भी एनर्जी यहाँ से यहाँ ऊपर तक जा रही है तो इसके ऊपर जितने भी ये केमिकल्स हैं, जितने भी ये बीमारियां हैं, चाहे डाइक्लोफिनेक का फर्क है, चाहे वो आपके यूरिया डाल रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप की इसमें केमिकल्स डाल रहे हैं, ये ग्रासी से कैटल में जा रहा है, कैटल से वुल्फ में, वुल्फ से लेपर्ड में और लेपर्ड से टाइगर में। तो टाइगर में जो ये पूरे के पूरे आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आपके पास जो केमिकल्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठे, मतलब बायोलॉजिकल तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मैग्नीफाई होंगे, बढ़ते जाएंगे। एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, मैग्निफिकेशन का मतलब है बढ़ते जाना, फैलते जाना, स्प्रेड होते जाना। तो धीरे धीरे ये जो आपके अपर लेवल पे जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज्यादातर इफेक्टेड होंगे, इनके ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। सो टेस्ट तो देना है आपने, नहीं देना है? इजी तो है क्वेश्चंस, पूछते हैं। इजी है टेस्ट, एमसीक्यू देख लो। टेस्ट अपलोड हो गया मैम? ठीक है, हो गया, टेस्ट अपलोडेड है। आप एमसीक्यू करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी एक बार प्लीज, अच्छा मनविंदर कहाँ से करना है सर, रिपीट करिए लास्ट लाइन। देयरफॉर से आगे, therefore there is a greater chance of bioaccumulation and biomagnification. There is a greater chance of biomagnification and bioaccumulation. So अभी आपने टेस्ट जो है आपने कितने मिलेगा, ये आपका असाइनमेंट पोर्टल है, उस पे देखिए। असाइनमेंट भी आता है ना टेस्ट, असाइनमेंट पोर्टल पे आएगा, आपके ऐप के ऊपर असाइनमेंट पोर्टल है, उसके ऊपर क्लिक करिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी नहीं मिला टेस्ट, आप असाइनमेंट पे देखो, असाइनमेंट पोर्टल पे, वहां पे दिखेगा।